हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है और इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं सदी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा आंतरिक द्वीप की खोज की। इसके आगे है पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा आंतरिक द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा इसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहां के लोग को रेड इंडिया कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली पथ पारदर्शक अब्दुल मुरीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जयमरीन ने किया और इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। आगे है कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ही ब्राजील की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और उसे उस मसाले को लेकर पुर्तगाल वापस गया। कहाँ चल गया? पुर्तगाल। आगे कह रहा है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो 60 गुना से अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिससे पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ साथ मसालों का व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा बना, जो 1509 ईस्वी में इस पद पर रहा। अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया, जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है। इसी नीति के तहत पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया। मतलब नीला जल की नीति का अंत, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। इसके आगे है पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 1508 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 ईस्वी तक पद पर रहा।
अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली वायसराय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राममोहन राय की पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत किया। इसके बाद है कि पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व द्वीप, दादर एवं नागर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मसाला, मक्का भारत लाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से भारत में उपरोक्त वस्तुओं की खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। कब आया था? 1498, 1502 और 1524 में आया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हरमुज में अपनी अड्डा बनाया। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटियो सिल्वा हुआ करते थे। 12वीं संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तादो द इंडिया के कंपनी के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हॉल्टमैन था, जो 1556 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हॉल्टमैन था, जो 1556 ईस्वी में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को बेरिंगदे इंडिसे कंपनी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी घाटी पर अपना व्यापारी कारखाना खोला। आगे है, सूती वस्त्र को निर्यात या वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय भारत में व्यापार करना शुरू किया।
ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से 93 में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी गवर्नर रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। अब है सौवल्ली का युद्ध। सौवल्ली का युद्ध, यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29-30 दिसंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मुगलों की प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ था। मुंबई, यह सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड आंगियर ने किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश कुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के दहेज के रूप में मुंबई मिला और चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता बंगाल के सूरत आजिम उल शाह 1690 के दशक में मात्र 12,000 रुपया वार्षिक किराए पर 3 गांव सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर था। अंग्रेजों को दिया जॉब चरनाक नामक। अंग्रेजों ने इस 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाए। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मद्रास, अब है मद्रास। इस शहर को आज चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी राजा 1639 ईस्वी में मद्रास को किराया पर लिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने कुतुब
अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापारिक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखियत ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। इसका प्रयोग जॉन सुरमन ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखियत के दरबार में उपस्थित हुआ। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान किया। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1661 ईस्वी में हुबली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आमलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। 1620 ईस्वी में पटना के आमलमगंज में व्यापारिक कारखाना खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया अब है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी का पूर्ण फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री कॉबल्ट के प्रयास से 1634 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पांडिचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता। उन्होंने ही प्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासपा की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। अंग्रेजी गवर्नर बर्नार्ड ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1748 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1749 से 54 के बीच में होने वाला युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच होने वाला युद्ध था। यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच होने वाला युद्ध था। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवार्षिक युद्ध से प्रभावित था। सप्तवार्षिक युद्ध और फ्रांसीसी के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत हुआ। इस पेरिस संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। बंदीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आर्यकूट ने किया, तो वहीं फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व
काउंट लाली ने किया। इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई और इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। अठारहवीं शताब्दी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्र। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध एवं हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। यह राज्य पहले मुगलों का अधीन हुआ करता था। बंगाल मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। मुर्शिद कुली खान ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा उसने अपनी राजधानी बंगाल में जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब अधीन था अपनी राजधानी बनाया और बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया गया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खान ने तबाकती ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खान ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खान, निजात खान इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खान ने आसानी से दबा दिया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खान का निधन 1727 ईस्वी में हो गया तो उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया। बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया। शुजाउद्दीन 1739 में निधन होने के बाद बंगाल का अगला नवाब उसका बेटा सफदरजंग बना, जो काफ़ी आयोग और विलासी प्रवृत्ति का था। गिरिया का युद्ध। यह युद्ध 1740 ईस्वी में सफदरजंग और अली वर्दी खान के बीच हुआ। इस युद्ध में अली वर्दी खान की जीत हुई। तो गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सफदरजंग और अली वर्दी खान के बीच हुआ था। अब है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक रहा। अली वर्दी खान ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया। इसलिए अली वर्दी खान के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और छेड़ दिया जाए तो उसे काट काट कर खा जाती है। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों का चंदनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। अली वर्दी खान के समय मराठाओं ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठाओं की जीत हुई और अली वर्दी खान ने मराठाओं के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दिया और 6 लाख रुपया वार्षिक देने का स्वीकार किया। 6 लाख रुपया वार्षिक देने का स्वीकार किया। अली वर्दी खान का निधन 1756 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम और उसका मौसेरा भाई संकेत जंग पूर्णिया के नवाब ने किया। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब उसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का डोजर प्रभारी ड्रंक और सेनापति मीर
मरीचिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ। ये लोग कुल्टी नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से कालकोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जब अगली सुबह कालकोठरी खोला गया तो उसे मात्र 23 अंग्रेज जीवित थे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना बैटल ऑफ प्लासी का तत्कालीन कारण बना। इस घटना का विवरण हॉर्नवेल नामक अंग्रेजी अधिकारी ने दिया। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वेस्टर्न तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी माणिकचंद्र से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। आगे है अलीनगर की संधि। 9 दिसंबर यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक षड्यंत्र था। यह युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदीन के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीर मदीन इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या करा दी गई। सिराजुद्दौला के मरे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। सिराजुद्दौला के मरे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा गया। मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया और 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। अब है मीर कासिम। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुंगेर में गोला बारूद तोप कारखाने की शुरुआत की। बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अवध नवाब मीर कासिम की सेना और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो वही भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सिराजुद्दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश सेना की शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। इलाहाबाद की संधि। इस संधि के समय बंगाल के गवर्नर बेरिंगस्टाड थे। इलाहाबाद की संधि
दो संधि हुई, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। दीवानी अधिकार प्रदान किया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। कालांतर में वारन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी कंपनी आया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब को 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इसके बाद है कि इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कड़ा और इलाहाबाद के अलावा अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया। महमूद शाह रंगीला ने शहादत खान को बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान किया। शहादत खान ने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया और 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खान ने 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। शहादत खान का उत्तराधिकारी और उसका दामाद सफदरजंग बना। उसका मूल नाम अब्दुल महसूर खान था। उसके समय ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1748 ईस्वी में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह शाह आलम बना, जिन्होंने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी याद करता है। 1754 ईस्वी में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने अफगानी मुल्क के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफ उद्दौला बना, जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया, वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली खान ने करवाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध अली वर्दी खान की पत्नी बेगम हजरत महल ने की और 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग ली।
हैदराबाद। हैदराबाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। इसका मूल नाम चिनकिलीज खान था। इसका संबंध असफ शाही वंश से था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को आसफ शाही की उपाधि प्रदान की। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में मुगल बादशाह रंगीला के प्रतिनिधित्व मुबारिज खान और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। अब है पालखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद और मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत निजाम ने मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजाम मुल्क का निधन 1748 में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही या पुलिसिया कार्यवाही के तहत ऑपरेशन केपलर या ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही साथ मैसूर का रत्न मैसूर कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। यह जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में वाडियर वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक कृष्णदेवराय हुआ। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? कृष्णदेवराय थे। वाडियर वंश के अंतिम शासक कृष्णदेवराय थे, जो नाममात्र का शासक था। उसके समय नंदराज और देवराज शासक को देखा था, जिसमें नंदराज वित्त मंत्री के पद पर था और देवराज सेनापति के पद पर था। नंजराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुए। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंदराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। हैदर अली ने फ्रांसीसी के मदद से तमिलनाडु के डिंडुगुली नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया तो यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ। मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1780 से 1784 के दौरान हुआ। इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली और अंग्रेजी सेनापति आयरकुट के बीच 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। अब है कि पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। भू राजस्व की वसूली, जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। किसानों का शोषण न हो। टीपू सुल्तान अपने
पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान और तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर में पुरोहित के आग्रह पर मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान ने आर्थिक सहायता मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। इसके बाद मैंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता की मांग की। इसी बात को लेकर बताते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से युद्ध कर रहा है। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना थी तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने भाटियर वंश के अल्पायु शासक कृष्ण राज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत करवा लिया। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन की सहायता की मांग की।